मैं यहाँ पे दो जेनेरिक इक्वेशन लिख लेता हूँ. a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1. और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. ठीक है. तो हमारे सामने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है. और अगर इस सिस्टम का एटलीस्ट कम से कम एक सोल्यूशन है, कम से कम एक सोल्यूशन है, तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट है. ठीक है. कंसिस्टेंट सिस्टम दो तरह के होते हैं. एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट. सो एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट. अगर इस सिस्टम का एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, तो हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम इंडिपेंडेंट है. और अगर उस सिस्टम के इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, तो हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम डिपेंडेंट है. ठीक है. और अगर इस सिस्टम का, यहाँ पे जो मैंने सिस्टम लिखा है, इस सिस्टम का एक भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन एट ऑल, नो सोल्यूशन, तो हम बोलेंगे वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट. तो हम अपना पहला केस देखते हैं. पहला केस है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन. ठीक है. तो हम एक रैंडम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जहां पे हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन है. यहां पे हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है. ओके. अभी हम अगले कंडीशन को देखते हैं. ठीक है. यहां पे देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. और हमें पता है कि पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता है. तो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है. ओके. अभी हम अपना आखिरी कंडीशन देखते हैं. हमारा आखिरी कंडीशन है जब दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करे. अगर ये लाइन इसके ऊपर आ जाए, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं. तो जब हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, तो एक सोल्यूशन काफ़ी होता है सिस्टम को कंसिस्टेंट करने के लिए. यहाँ पे इन्फिनिट सोल्यूशंस है, तो हम बोल सकते हैं ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, लेकिन इस बार ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इस बार ये डिपेंडेंट है. ओके.